नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे, सेहतमंद होंगे और स्वस्थ होंगे। आइए सबसे पहले आपको बताता हूं आज ये भारत की बात है में क्या है खास। आज हम सबसे पहले आपको बताएंगे और मिलवाएंगे हिंदू हृदय सम्राट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के हिंदू हृदय सम्राट ही नहीं है, विकास पुरुष भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा क्या किया जो अब से पहले के प्रधानमंत्री नहीं कर पाए? कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तक सनातन धर्म को लेकर और हिंदू धर्म को लेकर कभी अपने एहसास को छिपाया नहीं, दबाया नहीं। वो जो जैसे हैं हमेशा देश के सामने वैसे रखा, लोगों ने उन्हें वैसे ही स्वीकार किया। इसीलिए आज वो सबसे बड़े हिंदू हृदय सम्राट हैं। अगली बड़ी खबर होगी जिसकी हम बात करेंगे, देश को नए सीजीआई मिलने जा रहे हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ होंगे अगले सीजीआई, उनके बारे में आपको बताऊंगा। अगली बड़ी खबर होगी जो सीधे आई है महाराष्ट्र के पालघर से। साधुओं की हत्या हुई, पालघर में पीट पीट कर उन्हें मार दिया गया। सीबीआई जांच के आदेश राज्य सरकार ने जब उद्धव ठाकरे थे कभी नहीं दिए गए। अब सीबीआई जांच की सिफारिश करेगी राज्य सरकार, इस पर बात करेंगे। और अगली बड़ी खबर होगी कि चारों तरफ से खबरें आ रही हैं कि कभी भी परमाणु हमला हो सकता है। तो बाइडेन ने गोली खोज निकाली है, जब परमाणु धमाका होगा तो वो गोली खाने से धमाके का असर नहीं होगा। वो कौन सी गोली है, कहां मिलती है, कहां से आएगी और कौन कौन से वो देश हैं जिन्होंने वो गोली खरीद ली है। शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ और आपको मिलवाने जा रहे हैं हिंदू हृदय सम्राट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक बड़ी बात बिल्कुल साफ है, नरेंद्र मोदी ने जब से प्रधानमंत्री का पद संभाला, ये पहले तस्वीर देखिए आप, प्रधानमंत्री ने अनावरण किया महाकाल कॉरिडोर का। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। शिवराज सिंह चौहान उनके साथ थे, 200 साधु संत मौजूद थे जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले और रिमोट के जरिए ये देख रहे हैं पर्दा गिरा और ये जो द्वार पर वो उस गेट पर ही ये शिवलिंग मौजूद है जिसका अनावरण किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ। अगली तस्वीर दिखाई जरा। उसके बाद प्रधानमंत्री महाकाल के मंदिर भी गए, ये आप देख रहे हैं। एक अलग अवतार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे थे, मुख्यमंत्री उनके साथ थे, पीछे ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आपको नजर आ रहे हैं। महाकाल मंदिर से जब प्रधानमंत्री बाहर आए, ये वो तस्वीर है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उस कॉरिडोर की। अगली तस्वीर दिखाई, प्रधान फुल स्क्रीन लीजिए। इस तस्वीर को आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री पूरे कॉरिडोर में घूम रहे हैं। लेकिन एक बात इन तस्वीरों के साथ जो कही जा रही है वो ये कि नरेंद्र मोदी इकलौते हैं जो हिंदू हृदय सम्राट हैं। 2014 के बाद हिंदुस्तान में जो बड़े मंदिर रहे, जो आस्था के केंद्र रहे, उनका कायाकल्प प्रधानमंत्री मोदी ने किया। खुलकर इजहार भी किया कि वो सनातन को किस तरह से मानते हैं और किस तरह से वो कभी उन्होंने अपनी धर्म को, अपने सनातन को छिपाया नहीं। ये मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए जरा। प्रधानमंत्री मोदी खुद को पैदाइशी राष्ट्रवादी हिंदू कहते हैं, इसे स्वीकार करते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान पीएम मोदी ने ऐसा कहा था और भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं प्रधानमंत्री मोदी। हिंदू आस्था के प्रतीकों पर मोदी का हमेशा फोकस रहा है। महाकाल से लेकर अयोध्या तक में भव्य मंदिर निर्माण कराया है। देश के साथ विदेशों में भी हिंदू मंदिरों की नींव रखी है। अब मैं साबित कर रहा हूं कैसे प्रधानमंत्री हिंदू हृदय सम्राट हैं। ये देखिए, सबसे पहले देखिए महाकाल लोक, जिसका आज उन्होंने उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने महाकाल लोक का लोकार्पण किया। देश का पहला सबसे बड़ा धार्मिक परिसर यही है और 946 मीटर लंबा कॉरिडोर बनाया गया है। बाकायदा भगवान शिव के साथ कई प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं यहां पर, सिर्फ महाकाल नहीं। अगली तस्वीर देखिए जरा, काशी कॉरिडोर। मैं क्यों कह रहा हूं, पीएम मोदी ही हिंदू हृदय सम्राट हैं। 2021 में काशी कॉरिडोर का लोकार्पण प्रधानमंत्री ने किया। 286 साल बाद नए अवतार में काशी नजर आया। 50,000 वर्ग मीटर में बड़ा परिसर बनाया गया। 32 महीने में तैयार हुआ यह काशी कॉरिडोर। और अगली तस्वीर देखिए जरा, केदारनाथ। शिव भक्त है मोदी, प्रधानमंत्री ने केदारनाथ धाम का भी पुनर्निर्माण कराया। केदारनाथ के विकास पर ड्रोन से भी
नजर रखी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार दिल्ली से बैठे बैठे देख लेते हैं, पहले से अधिक शान के साथ धाम तैयार किया गया है। यह है अगला, देखिए जरा, अयोध्या राम मंदिर। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का शिलान्यास हुआ। उन लोगों के लिए भी यह बड़ी बात है कि जो पूछते थे तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर कब बनाएंगे, लेकिन देखिए मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। अभिजीत मुहूर्त में राम मंदिर की बाकायदा पूजा अर्चना हुई। अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है बहुत तेजी से, और 2024 तक रामलला गर्भगृह में विराजमान होंगे। यह सिर्फ मैं अकेले नहीं कह रहा हूं, मैं आपको बताऊं, जो लोग महाकाल के लिए पहुंचे, दर्शन के लिए पहुंचे, इस कॉरिडोर में पहुंचे जो लोग, वो इस बात को कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे सनातन धर्म को, कैसे हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया, कभी शर्म नहीं की, कभी ये छिपाया नहीं कि वो पूजा करते हैं नहीं करते हैं, हमेशा खुलकर जो इच्छा थी वो किया है। इसीलिए लोग उन्हें हिंदू हृदय सम्राट कह रहे हैं। सुनिए जरा। मोदी जी है ना, साक्षात भगवान महाकाल जी का अवतार हैं। वो इस संसार में सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही उनका अवतार हुआ है और उनका जीर्णोद्धार कर रहे हैं। इस बात में कोई असत्यता नहीं है, 100% सत्य है कि मोदी जी सनातन के पुनरुत्थान के लिए ही पृथ्वी पर अवतार लिया है। हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। और ये सौभाग्य की बात है कि उनके हाथ से और उनके कल कमलों के द्वारा लोकार्पण हो रहा है। शिव भक्त के द्वारा उद्घाटन किया गया है। ये मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की ही देन है। पूरा ध्यान मतलब सभी के ऊपर रख रहे हैं, वो गरीब से लेकर ऊंचे स्तर के लोगों तक रख रहे हैं। हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। यहाँ पर मंत्र उच्चारण से, शांति पाठ से और महाआरती से ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तादक्षो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। और उन्होंने हर जगह स्वर्ग कर दिया, पूरा भारत स्वर्ग कर दिया है उन्होंने। मेरा तो मानना है कि वो पूरी धार्मिक नगरी जो भी है उनको मतलब वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसलिए हम उनके साथ हैं और हम यही बोलेंगे बाबा महाकाल की। स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, अग्नि लोक, जल लोक, थल लोक, लेकिन मृत्यु लोक पे ये महाकाल लोक बड़ा आनंद की लहर, वाकई में एक लोक है ये। इसमें कोई संदेह वाली बात ही नहीं है। अब प्रधानमंत्री मोदी, फिर योगी जी आ रहे हैं। ये तो चाय वाला है, गाय वाला आ रहा है। जय जय सिया राम। 2018 में आए थे महाकाल के दर्शन करने के लिए, अब 2022 में आए हैं। पहले केदारनाथ, बद्रीनाथ, अब महाकाल की भी विकसता सुधारने का आए थे। स्वर्ग से दूसरा नंबर ही लग रहा है, अवंतिका पुरी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर मुक्षीय महामृता। जय श्री महाकाल राजा की जय। और ये बात मैं ऐसा ही नहीं कह रहा हूं, ये इसलिए कह रहा हूं जो मैंने शुरू में आपको दिखाई तस्वीरें, और लोगों को भी आपने सुना प्रधानमंत्री के लिए लोग क्या सोचते हैं, क्या आस्था रखते हैं। वो मानते हैं कि प्रधानमंत्री ने कैसे हिंदू धर्म को आगे बढ़ाया, सिर्फ धर्म नहीं देश भी आगे बढ़ा, इसीलिए उन्हें विकास पुरुष भी कहते हैं। देखिए जरा, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। काशी कॉरिडोर का जब उद्घाटन हुआ था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साक्षात खुद गए वहां, उद्घाटन किया। ये उनका लगाव, ये प्रधानमंत्री का यकीन और उनकी साधना, शिव साधना जो है ये दर्शाती है। ये वो तस्वीर है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आपको दिखा रहा हूं अयोध्या की तस्वीर। जब अयोध्या मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो रहा था तो खुद प्रधानमंत्री पहुंचे शिलान्यास के लिए। उस दौरान आपको याद होगा, ये वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। आस्था के साथ उनका जुड़ाव हमेशा रहा, कभी उन्होंने इसे छिपाया नहीं। अगली तस्वीर दिखाई जरा। केदारनाथ में प्रधानमंत्री पहुंचे, गुफा में पहुंचकर ध्यान लगाया पीएम मोदी ने। बहुत सी बातें कही गई, लेकिन प्रधानमंत्री को किसी से फर्क नहीं पड़ता है। वो वही करते हैं जो उनके दिल में आता है, और प्रधानमंत्री ने खुद गुफा में जाकर ध्यान लगाया। ये वो तस्वीरें हैं शिवधाम में। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, और ये आज की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। महाकाल के दर्शन किए, बाकायदा आरती की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मंत्रोच्चार के साथ परिक्रमा भी की प्रधानमंत्री ने, लेकिन पूरी परंपरा के साथ। देश के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े पद पर, लेकिन सभी परंपराओं का पालन किया, किसी परंपरा से पीछे नहीं हटे प्रधानमंत्री मोदी। देखिए जरा, पूजा तो करने गए, लेकिन हर बात की पर उन्होंने पालन किया। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए जरा, प्रधानमंत्री मोदी ने महाकाल की पूजा की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मंदिर के गर्भगृह में बाबा महाकाल की पूजा की पीएम मोदी ने।
लेकिन परंपराओं के आगे वो खुद भी नतमस्तक थे। अब देखिए परंपरा क्या, प्रधानमंत्री गए जरूर लेकिन उन्होंने जलाभिषेक नहीं किया। सोचिए, देश का प्रधानमंत्री महाकाल दर्शन पर जा रहा है लेकिन जलाभिषेक नहीं किया। बाबा महाकाल की सूखी पूजा की पीएम मोदी ने। क्यों? क्योंकि शाम 5 बजे के बाद यहां जल नहीं चढ़ाया जाता। प्रधानमंत्री थे, कोई परंपरा के आगे भी सोच सकते थे, तोड़ी जा सकती थी, लेकिन नहीं, परंपरा कभी नहीं तोड़ते पीएम मोदी। महाकाल मंदिर में 5:30 बजे पहुंचे थे पीएम मोदी और 5 बजे के बाद जलाभिषेक नहीं होता। 30 मिनट की वजह से जलाभिषेक नहीं किया पीएम मोदी ने। 5:30 बजे से आरती की तैयारी शुरू हो जाती है तो उसके बाद उन्होंने आरती की। मान्यता की वजह से उज्जैन में वो रात को नहीं ठहरे। कोई भी उच्च पद का शख्स और शख्सियत रात को नहीं ठहरता है, क्योंकि उज्जैन में राजा एक ही है। उज्जैन के राजा हैं बाबा महाकाल, दूसरा कोई राजा हो नहीं सकता। तो उच्च पद के लोग नहीं ठहरते उज्जैन में। उच्च पद पर बैठे शख्स यहां रात को इसलिए नहीं ठहरा करते हैं, मिथक यह है कि रात में ठहरने पर पद भी जा सकता है। और साथ ही साथ राज परिवार से जुड़े लोग, सोचिए, उज्जैन में रात नहीं गुजारते हैं जो राज परिवार से जुड़े हुए लोग भी हैं। सिंधिया घराने के ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कभी रात में उज्जैन में नहीं रुके। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पहुंचकर क्या कहा। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल महाराज की जय। महाकाल महादेव, महाकाल महाप्रभु, महाकाल महारुद्र, महाकाल नमोस्तुते। ये अद्भुतता, ये आनंद, महाकाल की ये महिमा, ये महात्म्य, महाकाल लोक में लौकिक कुछ भी नहीं है। शंकर के सानिध्य में साधारण कुछ भी नहीं है। सब कुछ अलौकिक है, असाधारण है, अविस्मरणीय है। जब महाकाल प्रसन्न होते हैं तो उनके आशीर्वाद से ऐसे ही भव्य स्वरूप का निर्माण होता है। और महाकाल का आशीर्वाद जब मिलता है तो काल की रेखाएं मिट जाती है, समय की सीमाएं सिमट जाती है और अनंत के अवसर प्रस्फुटित हो जाते हैं। अंत से अनंत यात्रा आरंभ हो जाती है। तो प्रधानमंत्री ने सिर्फ देश में ही हिंदुत्व का प्रचार प्रसार नहीं किया। आप यकीन नहीं करेंगे कि महाकाल मंदिर बनने के लिए 80 करोड़ रुपया फ्रांस से आया कॉरिडोर बनने के लिए। आप देख रहे हैं, फ्रांस के जो राजदूत थे 2001 में महाकाल पहुंचे थे दर्शन के लिए। ये प्रधानमंत्री मोदी की ही आप मानेंगे वजह से कि किस तरह से राजदूत महाकाल आए। न सिर्फ महाकाल आए बल्कि फ्रांस से 80 करोड़ रुपए महाकाल कॉरिडोर के लिए, निर्माण के लिए आए। महाकाल कॉरिडोर पर खर्च हुआ है 856 करोड़, 850 करोड़ से ज्यादा। फ्रांस सरकार ने कॉरिडोर निर्माण में भी फंड दिया है। सोचिए, मंदिर के विकास के लिए 80 करोड़ की मदद की गई है। फ्रांस सरकार ने एक योजना के तहत इस फंड को दिया है और स्मार्ट सिटी में सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट के लिए यह फंड दिया गया है। दिसंबर 2020 में फ्रांस सरकार ने इस बात का ऐलानिया किया था कि मंदिर विस्तार में फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। फ्रांस के राजदूत ने 2020 में महाकाल के दर्शन किए थे और मंदिर समिति ने उन्हें महाकाल की प्रतिमा भी भेंट की थी। सोचिए, यह बेवजह नहीं हुआ। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑरा है, उनका व्यक्तित्व है। उन्होंने जो धाक जमाई है दुनिया तक कि अब विदेश से भी महाकाल कॉरिडोर के लिए सोचिए 80 करोड़ रुपए का फंड आया है। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। अब जरा सुनिए, प्रधानमंत्री अक्टूबर 2021 में आपको बताऊं G20 बैठक के लिए गए थे। जब वहां पहुंचे तो वहां अंग्रेज भी प्रधानमंत्री को शिव तांडव सुना रहे थे। यही प्रधानमंत्री का शिव के साथ कनेक्शन है। सुनिए जरा। कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धर
शिवाय सदाशिवं भजाम्यहं सदाशिवं भजाम्यहम् ॐ नमः शिवाय वाक्यदक्षधोरणी निरुद्ध दुर्धर पदीपचिन्तिगम्बरे मनोविनोदमेतु वस्तुनि जदा भुजङ्ग पिङ्गला स्फुरत्तनामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधोमुखे मदन्त सिन्दूरस्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि ॐ नमः शिवाय सदाशिवं भजाम्यहं सदाशिवं भजाम्यहम् ॐ नमः शिवाय। प्रधानमंत्री जब विदेश में हो, सोचिए तो शिव तांडव से उनका उद्घाटन हो रहा, वो भी कोई विदेशी पढ़ रहा है। आइए तस्वीर दिखाते हैं। अब आपको दिखाने जा रहा हूं, ये है महाकाल। पहले ये महाकाल मंदिर परिसर और कॉरिडोर की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, ये पहले हुआ करता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे कायाकल्प किया है वो तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। अगली तस्वीर ये है, अब जो कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ है, ये है वो कॉरिडोर जो आप देख रहे हैं। इसे आप टाइपो वाला एक विजुअल था, ये जो आप देख रहे हैं, ये भव्यता उसकी आपको साफ नजर आ रही है, जिसे आप देख पा रहे हैं। ये एरियल व्यू आप इसे देख रहे हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर कैसे महाकाल कॉरिडोर तैयार हुआ, कैसा बना हुआ है महाकाल कॉरिडोर, वो देखिए। महाकाल मंदिर को सुंदरतम और भव्यतम स्वरूप दिया गया। महाकाल के महालोक को देखने के बाद आपको यही लगेगा कि धरती पर साक्षात शिवलोक आ गया है। और इस कॉरिडोर की शुरुआत नंदी द्वार से होती है, जो इस वक्त आप देख रहे हैं। इसे कह रहे हैं नंदी द्वार, जिसके दोनों ओर नंदी दिखाई देंगे। और जो द्वार है, वो जो गेट आपको नजर आ रहा है, 26 फीट ऊंचा ये गेट है। 26 फीट ऊंचा नंदी द्वार मुख्य आकर्षण का केंद्र है। नंदी द्वार से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते ही एक बड़ा सा शिवलिंग दिखता है। कलावे से बना शिवलिंग चमचमाती रोशनी में अनोखी दिव्यता का एहसास कराता है और शिवलिंग की छटा देखते ही बनती है। नंदी द्वार से जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो ठीक उसके सामने 108 स्तंभ हैं और इन स्तंभों में भगवान नटराज के स्वरूप को अलग अलग मुद्राओं में दिखाया गया है। सामने की तरफ 25 फीट ऊंची दीवार में शिव गाथा को उकेरा गया है और दाईं तरफ कमल सरोवर है, जहां भोलेनाथ की विशाल प्रतिमा है और यहीं सामने की तरफ 4 शेर बने हुए हैं। इसी तरफ रुद्र सागर भी है। शेरों की प्रतिमा के जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो भगवान शिव की 200 फीट की प्रतिमा आपको दिखाई देगी। रोशनी में जगमग प्रतिमा को देखने से लगता है कि भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों को देख रहे हैं। एक तरफ भगवान शिव की प्रतिमा है और दूसरी तरफ भव्य पिलर लगाए गए हैं। इसके अलावा करीब 190 अन्य शिव मूर्तियां भी लगाई गई हैं। इस दौरान महाकाल लोक में सप्त ऋषियों की मूर्तियां भी लगाई गई हैं। पूरी जानकारी दी गई है कि कैसे सप्त ऋषियों ने अपनी तपस्या से सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाया है। सप्त ऋषियों का सनातन धर्म में कितना बड़ा योगदान है। हमारी सहयोगी सुचारिता जो मौके पर मौजूद थी, उनकी रिपोर्ट देखिए जरा। ये जो तस्वीरें हैं सप्तऋषि की, क्योंकि जब आप महाकाल लोक में आते हैं, जल्दी जल्दी जरा दिखाइए। महर्षि गौतम है, फिर इसके बाद महर्षि जमदग्नि है, और कैसे ये जो है अलग अलग सप्तऋषि यहाँ पर किस तरह उकेरे हुए हैं। महर्षि वशिष्ठ है, महर्षि भारद्वाज है, महर्षि वाल्मीकि है। ये सप्त ऋषि यहाँ पर किस तरह महाकाल लोक में उकेरे गए। आप जैसे जैसे यहाँ अंदर जाएंगे, क्योंकि तकरीबन 946 मीटर का ये वॉकवे है जब आप नंदी द्वार से यहाँ पर दाखिल होते हैं और गर्भगृह तक, और उस दौरान आप भगवान भोले शंकर के जीवन से जुड़ी हुई अलग अलग कहानियां देखते रहते हैं। महाकाल लोक में 384 मीटर लंबी दीवार पर भगवान शिव से जुड़ी घटनाओं का चित्रण किया गया है। इसमें जिनमें शिव जी की 25 कथाओं को 52 चित्रों के जरिए दिखाया गया है। इसमें महाकाल के अद्भुत रूपों के साथ साथ शिव महिमा, शिव पार्वती विवाह की गाथा देखने को मिलेगी और श्रद्धालु 946 मीटर लंबे कॉरिडोर पर चलते हुए गर्भगृह में पहुंचेंगे, जहां महाकाल के दर्शन पूजन के बाद श्रद्धालु उसी रास्ते से वापस भी लौट आएंगे। सरफेस फ्लोर ग्राफिक लीजिए। 1 घंटे में 30,000 लोग दर्शन करेंगे। व्यवस्था ऐसी होगी कि एक दिन में 10 लाख श्रद्धालु भी पहुंच जाएं तो उन्हें दर्शन कराए जा सके। पूरे परिसर में
को घूमने में 5 से 6 घंटे का समय लगता है। आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर क्या कुछ खासियत है इसमें, कैसे बना है, किन किन चीजों से इसे बनाकर तैयार कराया गया है, वो देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं, ये है पूरा कॉरिडोर। महाकाल मंदिर दरअसल प्राचीनतम मंदिरों में से एक है और मंदिर परिसर को आधुनिक रूप दिया गया है इसमें। साथ ही साथ 2018 में कॉरिडोर का निर्माण शुरू किया गया था। 2018 में 15,000 टन राजस्थानी पत्थर लगाए गए इसमें, 15,000 टन। 4 साल बाद पहले फेज का काम शुरू हुआ और पहले परिसर का जो एरिया था आपको बताऊं सिर्फ 2.8 हेक्टेयर का था और आज देखिए पहले फेज के बाद एरिया 2.8 से बढ़कर हो गया 20 हेक्टेयर का। दूसरे फेज के बाद 20 हेक्टेयर से और बढ़कर 47 हेक्टेयर का हो जाएगा। ये 946 मीटर लंबा कॉरिडोर ये बनाया गया है। इसी कॉरिडोर से भक्त मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचेंगे, यही रास्ता है। परिसर के लिए हैदराबाद से विशेष पौधे मंगाए गए। आपको बताऊं यहां जो पेड़ पौधे लगे हैं ये सिर्फ ऐसा ही नहीं लगे, इसका हिंदू धर्म से, हिंदू आस्था से सीधा ताल्लुक और कनेक्शन है। देखिए कौन से पेड़ पौधे लगे, शमी, बेलपत्र, नीम, पीपल, रुद्राक्ष के पौधे लगाए गए हैं। इसके अलावा करीब 2 लाख लोग एक साथ दर्शन कर सकेंगे, ये इसकी खासियत है। एक दिन में 10 लाख लोगों के दर्शन की व्यवस्था है। अगले 50 साल को ध्यान में रखकर इसके दर्शन की व्यवस्था की गई है। पार्किंग से महाकाल तक पहुंचने में सिर्फ 20 मिनट का वक्त लगेगा। कल से श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएगा ये महालोक। जी हां, कल से आम लोग भी आकर दर्शन कर सकेंगे। प्रधानमंत्री को सुनिए जरा, महाकाल पर उन्होंने क्या कहा। महाकाल लोक की ये भव्यता भी समय की सीमाओं से परे आने वाली कई पीढ़ियों को अलौकिक दिव्यता के दर्शन कराएगी। मैं इस अद्भुत अवसर पर राजाधिराज महाकाल के चरणों में शत शत नमन करता हूं। महाकाल की नगरी उज्जैन के बारे में हमारे यहां कहा गया है, प्रलयो न बाधते, प्रलयो न बाधते तत्र महाकालपुरी, अर्थात महाकाल की नगरी प्रलय के प्रहार से भी मुक्त है। भगवान महाकाल एकमात्र ऐसे ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। ये शिव के ऐसे स्वरूप है जिसकी भस्म आरती पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हर भक्त अपने जीवन में भस्म आरती के दर्शन जरूर करना चाहता है। और आइए, तो आपने देख लिया प्रधानमंत्री क्या कह रहे थे, लेकिन ये महाकाल का जो मंदिर है ये ऐसे ही नहीं बना। इस पर भी आक्रांताओं ने आक्रमण किया, जैसे काशी विश्वनाथ पर किया था। उनमें औरंगजेब भी शुमार थे, औरंगजेब के करीबी और कई और मुगल जिन्होंने महाकाल पर भी आक्रमण किया, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। हिंदू राजाओं ने बनवाया इसे, और न सिर्फ हिंदू राजा बल्कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से इसका जीर्णोद्धार भी किया है, पुनर्निर्माण भी किया। देखिए जरा कैसे और कब कब इस पर आक्रमण हुआ। पहले आज जैसा महाकाल नहीं था जो आज आपने देखा है। राजा भोज ने इसका निर्माण करवाया था। राजा भोज ने 11वीं शताब्दी में दरअसल इसका निर्माण हुआ। महाकाल के शिखर को और ऊंचा करवाया गया और गजनी के सेनापति ने इसे तोड़ दिया। 13वीं सदी में इल्तुतमिश ने इस पर हमला किया। उसके बाद मंदिर पर हमला कर कत्लेआम मचाया गया। न सिर्फ इतना बल्कि मुस्लिम इतिहासकार ने भी इस पर लिखा है, इसकी हकीकत को बयां किया है। पुजारी ने ज्योतिर्लिंग को छिपा दिया था। जब आक्रांता आक्रमण कर रहे थे इस ज्योतिर्लिंग को छिपाया कुंड में। 500 साल महाकाल जल समाधि में रहे हैं, 500 साल। 17वीं सदी में औरंगजेब ने मस्जिद बनवा दी, जिसके बाद राणोजी सिंधिया ने इसका पुनर्निर्माण करवाया
और सिंधिया राजवंश के संस्थापक थे दरअसल राणोजी सिंधिया। राजमाता सिंधिया की किताब में भी बाकायदा इस बात का जिक्र है। राजपथ से लोकपथ पर उन्होंने किताब लिखी, उसमें इसका उल्लेख किया है। राणोजी ने महाकाल की पूजा की थी दरअसल, और उसके बाद से अब कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने इसको पूरी तरह से बदल दिया है। 47 हेक्टेयर में यह फैलेगा अगले फेज में। सुनिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका जिक्र किया था कि कैसे आक्रांताओं ने आकर, चाहे काशी विश्वनाथ हो या महाकाल, इस पर हमला किया। सुनिए जरा पीएम मोदी। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। आज समय का चक्र देखिए, आतंक के वो पर्याय इतिहास के काले पन्नों तक सिमट कर रह गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। प्रधानमंत्री ने काशी कॉरिडोर भी बनवाया, महाकाल कॉरिडोर भी बनवाया। अब जरा देखिए आप कैसे बने दोनों। ये आप देख रहे हैं काशी कॉरिडोर, 800 करोड़ रुपए का खर्च आया काशी कॉरिडोर को बनवाने में। महाकाल कॉरिडोर को बनवाने में 856 करोड़ रुपए का खर्च आया। काशी कॉरिडोर 5 हेक्टेयर एरिया में बना है और महाकाल 47 हेक्टेयर में बना हुआ है। कॉरिडोर, काशी कॉरिडोर की जो लंबाई है वो 300 मीटर है। महाकाल कॉरिडोर 946 मीटर लंबा है। 33 महीने में बनकर तैयार हुआ काशी कॉरिडोर। पहले फेज में महाकाल में 4 साल लगे हैं इस कॉरिडोर को बनने में। 5 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है काशी कॉरिडोर। और महाकाल में पहला फेज काशी विश्वनाथ से 4 गुना ज्यादा बड़ा है। 22 शिलालेख पर काशी की महिमा का वर्णन किया गया है और 108 स्तंभ में भगवान शिव की अलग अलग मुद्राएं नजर आएंगी आपको। एक साथ 2 लाख लोग काशी परिसर में आ सकते हैं और एक साथ 2 लाख लोग महाकाल में भी दर्शन कर सकते हैं। कॉरिडोर के लिए बड़ी चीज सोचिए क्या था। बड़ी चीज ये कि काशी जो बसी हुई है, एक घर के बगल में दूसरा घर, नजदीक घर, और उस कॉरिडोर में बहुत से घर थे, 400 घर थे। उन लोगों को मनाया गया, उसके बाद उन्हें शिफ्ट किया गया। बहुत से मंदिर थे, उन्हें भी शिफ्ट किया गया। यही परेशानी आई महाकाल में भी। 800 घर थे, 800 घरों के लोगों को मनाया गया, उन्हें शिफ्ट किया गया, मंदिरों को शिफ्ट किया गया और पहले दूसरे घर बना लिए गए, उसके बाद लोगों को शिफ्ट किया गया वहां से। प्रधानमंत्री ने 13 दिसंबर 2021 को लोकार्पण किया था और महाकाल का आज 11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री ने देश को समर्पित किया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जब प्रधानमंत्री ने काशी कॉरिडोर का उद्घाटन किया था तब क्या कहा और आज उद्घाटन के मौके पर क्या कहा। काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है, जिनके हाथों में डमरू है उनकी सरकार है। बिना मम प्रसादम वै कह काशी प्रति प्रद्युत्ते, अर्थात बिना मेरी प्रसन्नता के काशी में कौन आ सकता है, कौन इसका सेवन कर सकता है। काशी में महादेव की इच्छा के बिना न कोई आता है और न यहां उनकी इच्छा के बिना कुछ होता है। यहां जो कुछ होता है महादेव की इच्छा से होता है। ये जो कुछ भी हुआ है महादेव ने ही किया है। ई विश्वनाथ धाम तो बाबा आपन आशीर्वाद से बनैले हुअन।
उनकर इच्छा के बिना का कोई पत्ता हिल सकेला। ये वो नगर है जो हमारी पवित्र 7 पुरियों में से एक गिना जाता है। ये वो नगर है जहां स्वयं भगवान कृष्ण ने भी आकर शिक्षा ग्रहण की थी। उज्जैन ने महाराजा विक्रमादित्य का वो प्रताप देखा है जिसने भारत के नए स्वर्ण काल की शुरुआत की थी। महाकाल की इस धरती से विक्रम संवत के रूप में भारतीय काल गणना का एक नया अध्याय शुरू हुआ था। उज्जैन के क्षण क्षण में, पल पल में इतिहास सिमटा हुआ है। कण कण में आध्यात्म समाया हुआ है और कोने कोने में ईश्वरीय ऊर्जा संचारित हो रही है। एक बहुत बड़ी चीज है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी अपनी आस्था को छिपाया और दबाया नहीं। यही उन्हें बाकी प्रधानमंत्रियों से अलग बनाती है। वो जहां जब भी जाते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलकर अपने सनातनी होने का, हिंदू होने का प्रचार प्रसार करते हैं, कभी इससे पीछे नहीं हटे। और एक दौर था, आपको याद होगा, जब देश के प्रधानमंत्री अपनी धार्मिक पहचान छिपाते थे, बताते नहीं थे, खुलकर हिंदुत्व और सनातन को जीने में परहेज करते थे, डरते थे। वजह थी वोट बैंक का डर। उन नेताओं को अपने धर्म के पालन से भी रोकता था। लेकिन नरेंद्र मोदी जैसे हैं वैसे ही जीते। मंदिर जाने से लेकर नवरात्रि का व्रत रखने तक प्रधानमंत्री मोदी कुछ नहीं छिपाते। 2019 में प्रयागराज में आयोजित कुंभ में पीएम मोदी शामिल हुए। पीएम मोदी ने मां गंगा में डुबकी भी लगाई। पूरे नियम और विधान के साथ मां गंगा की पूजा अर्चना की थी। कई सियासी नेता फायदे के लिए ऐसा करते, लेकिन मोदी ने कभी भी हिंदू हृदय सम्राट वाली पहचान छिपाई नहीं। पीएम मोदी शुरू से ही शिव साधक हैं। उन्हें जब भी वक्त मिलता है शिव साधना में जरूर वो व्यतीत करते हैं। केदारनाथ पहुंचते हैं तो केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना करने के बाद गुफा में ध्यान भी लगाते हैं। मोदी ने अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक पहचान को जाहिर करने में कभी संकोच नहीं किया। उनका जीवन पूरी तरह से एक खुली किताब है। देश ही नहीं, विदेशों में भी पीएम मोदी अपनी हिंदुत्व वाली पहचान को बताने में पूरा गर्व महसूस करते हैं। 8 साल पहले जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तब उस वक्त पीएम मोदी के सम्मान में उन्होंने व्हाइट हाउस में एक डिनर का आयोजन किया था। डिनर में कई तरह के व्यंजन परोसे गए, लेकिन नवरात्र के व्रत की वजह से पीएम मोदी ने कुछ नहीं खाया, सिर्फ और सिर्फ गर्म पानी पिया था। उन्होंने ओबामा सहित वहां मौजूद लोगों से कहा कि वो भोजन का लुत्फ उठाए, सिर्फ पीएम ने पानी पिया था। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासियत है और यही प्रधानमंत्री मोदी को दूसरे प्रधानमंत्रियों से जुदा करती है। तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, प्रधानमंत्री के अवतार देखिए। प्रधानमंत्री इस वक्त आपको पूरे धार्मिक रूप में अवतार में नजर आ रहे हैं। कोई और प्रधानमंत्री आपके जहन में आता है, कोई और नेता नजर आता है आपको जो इस तरीके से खुलकर सनातन धर्म को और अपनी आस्था को सामने रख रहा हो, बिना दबे, बिना छिपे? तो आपको बताता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ हिंदू हृदय सम्राट नहीं है, वो हिंदुत्व से विकास पुरुष तक कैसे 2 चीजों को साथ लेकर चल रहे हैं। लोग भी इस बात को कह रहे हैं, सुनिए जरा। मोदी जी से बड़ा कोई हिंदू सम्राट नहीं है, क्योंकि मोदी जी हिंदुओं के दिल के धड़कन है और हिंदुओं के लिए मोदी जी ने बहुत सारा काम किया है। इस प्रकार हमने महाकालेश्वर महाराज के दरबार में आज महाकाल लोक का और राम मंदिर का और जितने भी ऐसे आप देखोगे कि केदारनाथ, अमरनाथ, जहां जाने में लोगों को कितनी तकलीफ होती है, अपने हिंदू भाई बहन जहां जाने के लिए, यात्रा करने के लिए परेशान होते थे, बहुत सारी सुविधाएं करी है। तो ऐसा राज्य और ऐसा सम्राट और प्रधानमंत्री भारत को मिला है, इसलिए हमें गौरवशाली बात है हमारे लिए। प्रधानमंत्री पूरा देश देख रहा है मोदी जी को, देश के अलावा पूरा सनातन धर्म देख रहा है, पूरा हिंदू जितना भी जो पृथ्वी के अंदर जो भी है वो बच्चा बच्चा जान रहा है मोदी जी क्या चीज है। पहला केदारनाथ, फिर काशी विश्वनाथ, फिर उज्जैन, बहुत बढ़िया करा है भारत माता की। तो आप सुन रहे थे, ये जो लोग बोल रहे थे, यही लोग प्रधानमंत्री मोदी के बारे में सोचते हैं, एहसास करते हैं। यही वजह है कि लोगों का उनके साथ एक जुड़ाव है।
लोग कहते हैं प्रधानमंत्री को आखिर कैसे इतने वोट मिल रहे हैं, इतनी लोकप्रियता मिल रही है। लोगों को आपने सुन लिया, ये बेवजह नहीं है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, सैफई में आज जन सैलाब उमड़ा नेताजी के अंतिम विदाई के वक्त में, अंतिम संस्कार के वक्त में। ये मैं आपको दिखा रहा हूं उनकी अंतिम यात्रा की तस्वीरें। सैफई की तस्वीर आप देख रहे हैं। उनके समर्थक, कार्यकर्ता जो इटावा में रहते हैं, सैफई में रहते हैं, मैनपुरी में रहते हैं, दूर दूर से लोग आए थे अंतिम दर्शन के लिए नेताजी के। वो तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। पंचतत्व में नेताजी विलीन हुए। बेशक सियासत के लिहाज से उत्तर प्रदेश के अगर सबसे बड़े नेता कहा जाएगा तो वो मुलायम सिंह यादव हैं, जो जिनके जाने से यूपी की सियासत में भी एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसीलिए उनके समर्थकों को जो आप देख रहे हैं बड़ा जमावड़ा था। ये आपको दिखाता हूं कि कौन कौन पहुंचा अंतिम दर्शन के लिए नेताजी के। आज एक युग का अंत हो गया। सियासी जगत में इसकी पूर्ति शायद कभी नहीं हो सकती है और नेताजी मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर आज पंचतत्व में विलीन हो गया। बेटे अखिलेश यादव ने नेताजी के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। मुलायम सिंह यादव के पैतृक निवास से करीब आधे किलोमीटर की दूरी पर मेला ग्राउंड पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। जब उन्हें मुखाग्नि दी जा रही थी तब वहां माहौल बेहद गमगीन था। लोगों के चेहरे बुझे हुए थे, नाते रिश्तेदार करीबियों की आंखें भर आई थी। जो जहां था वहीं एकटक नेताजी के आखिरी दर्शन कर लेना चाहता था। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। उनके सम्मान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की थी। पूर्व मुख्यमंत्रियों और रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह जी को अंतिम विदाई देने के लिए वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पहुंचे थे। राजनाथ सिंह ने कल ही ऐलान कर दिया था कि वो उनके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। मुलायम सिंह यादव भले ही समाजवादी पार्टी के नेता थे, लेकिन उनके रिश्ते दूसरे दलों के नेताओं से भी बहुत अच्छे थे। इसकी एक वानगी भी देखने को मिली जब एनसीपी नेता शरद पवार मुंबई से उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंचे। बाबा रामदेव भी नेताजी को अंतिम श्रद्धांजलि देने सैफई के मेला ग्राउंड पहुंचे और काफी देर तक वहां मौजूद भी रहे। जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने ही हरिद्वार में पतंजलि योग पीठ का शिलान्यास किया था। अभिनेता अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन भी आखिरी विदाई के लिए के समय मौजूद रहे वहां। अभिषेक बच्चन की मां जयाप्रदा सपा के टिकट पर राज्यसभा की सांसद भी हैं। इनके अलावा वहां लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला मौजूद थे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे। सुनिए जरा जो नेता वहां पहुंचे उन्होंने किस तरह से नेताजी को याद किया। नहीं, वैसे आदरणीय मुलायम सिंह यादव से हमारे बहुत ही अच्छे रिश्ते थे और समय समय पर हमारी उनसे बराबर मुलाकात भी होती रही। चाहे वो मुख्यमंत्री रहे तब भी, नहीं रहे तब भी। धरती से जुड़ा हुआ नेता यदि माना जाता था तो मुलायम सिंह जी को माना जाता था। अब उनके जाने से मैं समझता हूँ भारत की राजनीति की एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। एक पूरा युग की समाप्ति है। सोशलिस्ट आंदोलन कमजोर हुआ है और एक संघर्ष की युग की। मुलायम सिंह यादव धरना, रैली, प्रदर्शन और आंदोलन की उपज हैं। इस देश के शोषित, पीड़ित, वंचित किसान और पिछड़ों के लिए उन्होंने बहुत काम किया और कम लोग हैं जिनको सरकार, संगठन और विपक्ष तीनों का इतना गजब का अनुभव हो। नेताजी का पार्थिव शरीर सैफई पहुंचने से लेकर आखिरी विदाई के लिए मेला ग्राउंड पहुंचने तक बार बार उनकी याद में गूंज रहे थे। जो नारे सबसे ज्यादा लगाए जा रहे थे वो थे, जब तक सूरज चांद रहेगा मुलायम तेरा नाम रहेगा। बीच बीच में धरती पुत्र अमर रहे के नारों से भी आकाश गूंज उठता था। मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार जिस मेला ग्राउंड में किया गया, उसी मेला ग्राउंड से वो सत्ता के शिखर तक पहुंचे और इसी ग्राउंड में वो पहलवानी भी किया करते थे जिसने उन्हें सियासत के इस मुकाम तक पहुंचा दिया। ये वही स्थल है जहां 19 साल पहले उनकी पहली पत्नी का अंतिम संस्कार भी किया गया था। सुनिए जरा लोग जो पहुंचे थे अपने नेता के अंतिम दर्शन के लिए, उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता, वो क्या कह रहे हैं उन्हें सुनिए।
जनता नहीं रो रही है, पूरी ज़मीन रो रही है इस समय। नेताजी को बहुत बड़ी क्षति हुई है, सभी कार्यकर्ताओं को और पूरे उत्तर प्रदेश को इतनी बड़ी क्षति है कि कहा नहीं जा सकता। नेताजी सबके प्रिय थे। धरती पुत्र मुलायम सिंह नेताजी के लिए पूरा देश रो रहा है। सभी को इस चीज़ का बहुत दुख है। नेताजी के लिए मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। और नेताजी हमारे ऐसे थे जो कहते थे सो करते थे और महिलाओं को बहुत सम्मान देते थे। महिलाएं जब भी पीछे बैठती थी आगे बैठाने का काम करते थे और नेताजी ने ही मुझे पार्टी ज्वाइन कराया था। जलवा कायम है, उसका नाम मुलायम है, उसका जलवा कायम है, उसका नाम मुलायम है। जख्म तो आएंगे मरहम नहीं आने वाला, सादगी के लिए कोई परचम नहीं आने वाला। आने वाली कई सदियां तरसेंगे, दूसरा कोई मुलायम नहीं आने वाला। कि जिंदा रहेंगे तेरे ख्यालात मुलायम, तेरी अलग है सबसे यहाँ बात मुलायम। उत्तर प्रदेश के सफाई के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश गुलामों को आवाज़ की माननीय नेताजी किसानों और गरीबों से जुड़े लोग थे जिन्होंने सबके लिए समान काम किया है। प्रार्थना करता हूँ कि अपने श्री चरणों में स्थान दें, उनकी आत्मा को शांति मिले। और नेताजी के शोक पर मैं बहुत ही दुखी है नेताजी के निधन पर। सांस है तब तक नेताजी हम सबके दिलों में रहेंगे। इतना इनको हम मानते थे, मुलायम सिंह को, इन्हीं के साथ साथ रहते थे हम लोग। क्यों ये मोहब्बत ही बहुत है। सबकी बारात ब्याह में जाना, मौत मंजिल में जाना, सबको साथ में लेके हम लोगों को जाते थे। बिल्कुल बहुत आज आठ आंसू रो रहे, इनको ऐसा हो गया है। तो आइए अब आपको दिखाता हूं कि कैसे अखाड़े से सिंहासन तक पहुंचे मुलायम सिंह यादव। देखिए जरा, ये आप अखाड़ा देख रहे हैं। मुलायम सिंह यादव नेताजी दरअसल पहलवानी करते थे, पहलवान हुआ करते थे और दंगल में बड़े बड़े लोगों को पटकनी दी। अपने पिता की वजह से दरअसल नेताजी पहलवान बने थे। अपने चरखा दांव के लिए सबसे ज्यादा मशहूर हुआ करते थे। चरखा दांव से बड़े बड़े पहलवानों को पटक देते थे दंगल में। उस वक्त नत्थू सिंह एक सोशलिस्ट पार्टी के नेता हुआ करते थे। उन्होंने दंगल देखा और उनकी नजर मुलायम सिंह यादव पर पड़ी। मुलायम सिंह को उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ाया और इस तरह पहली बार 1967 में 1967 में विधायक बन गए मुलायम सिंह यादव। एक बार नेता बन गए तो पार्टी को 14 से 15 घंटे देने लगे। पहलवान से नेता बने। नेताजी खान पान का पूरा ध्यान रखते थे कि उन्हें क्या खाना है। घर का शुद्ध देसी खाना ही उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था। इस खाने में घी, दूध और दही की मात्रा सबसे ज्यादा होती थी। साथ ही साथ नाश्ते में बेसन की रोटी और छाछ उन्हें पसंद हुआ करती थी। खास मौकों पर पूड़ी और अचार बड़े चाव से खाते थे नेताजी। उनके खाने की मात्रा एक पहलवान की तरह ही होती थी। कहते हैं कि उनके साथ 5-6 लोग खा सकते थे जो उनकी डाइट थी। मुलायम चाय और कॉफी से हमेशा परहेज करते थे क्योंकि पहलवान रहे थे। हालांकि बाद में उन्होंने खान पान में बदलाव उनके आ गया था। वो अपने एक एक कार्यकर्ता को नाम से पहचानते थे, ये खासियत थी। एक एक गांव का नाम उनकी जुबान पर होता था। कहते हैं कि वो हेलीकॉप्टर में जब दौरे पर जा रहे हैं अगर निरीक्षण के लिए, तो बैठे बैठे गांव का नाम बता देते थे कि कौन सा गांव है। यही वजह थी कि जो आज भीड़ कार्यकर्ताओं की जुटी थी उनके अंतिम दर्शन के लिए, ये उनके नेता के लिए लगाव और जुड़ाव था। इसीलिए उन्हें धरती पुत्र भी कहा जाता है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब आपको लिए चलते हैं सीधे पुतिन और बाइडेन के बीच होने वाली जंग में। बाइडेन को परमाणु धमाके और परमाणु हमले का बहुत डर और खौफ है। अब बाइडेन ने गोली ले ली है। वो गोली से बाइडेन को लग रहा है कि वो बच जाएंगे और परमाणु हमले का खतरा कम होगा, क्योंकि बाइडेन ये मान चुके हैं कि अब परमाणु जंग होने वाली है, परमाणु हमला कभी भी हो सकता है। ये बात अब न सिर्फ बाइडेन, पूरा यूरोप, अमेरिका, यूरोप ये मान रहा है कभी भी परमाणु हमला हो सकता है। हमला होगा तो बचेंगे कैसे, न जाने कितनी जानें जाएंगी। ये गोली है। गोली कौन सी है बात आपको मैं बताऊंगा। हजारों करोड़ की ये गोलियां बाइडेन ने खरीद ली है। क्या परमाणु हमला से कोई गोली बचा सकती है? जरा रिपोर्ट देखिए, फिर इस गोली के बारे में आपको बताऊंगा। क्या पुतिन अब परमाणु हमला करने वाले हैं? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने न्यूक्लियर अटैक पर मुहर लगा दी है?
बाइडेन के साथ ही यूरोपीय देश क्यों डरे हुए? पुतिन के न्यूक्लियर अटैक से जो बाइडेन खौफ में, पूरा अमेरिका हमले से बचने की तैयारी में लगा है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरे यूरोप को पुतिन का डर सता रहा है। डर है कि कब पुतिन न्यूक्लियर हमले का बटन दबा दे और यूक्रेन के साथ ही दूसरे मुल्क भी धुआं धुआं हो जाए। इसी खौफ में अमेरिका के साथ ही यूरोपियन कंट्रीज में एक गोली को लेकर अफरा तफरी मच गई है। हर देश न्यूक्लियर अटैक से बचाने वाली इस गोली के स्टॉक में जुट गया है। और ये बाइडेन को भी पता है कि कभी भी न्यूक्लियर अटैक हो सकता है, पुतिन को भी पता है। देखिए, दोनों इस बात को खुद स्वीकार रहे हैं। पुतिन ने पिछले दिनों क्या कहा? रूस के लोगों की रक्षा मेरे लिए सबसे ऊपर है। उन्होंने कहा इसके लिए कोई भी हथियार वो चला देंगे, चाहे वो कोई भी हथियार हो। हमारे पास दुनिया की तबाही के हथियार मौजूद हैं, निश्चित रूप से ये हथियार भी चला सकते हैं हम। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये सबसे बड़ी लामबंदी है। यानी उनका कहना है जैसे अमेरिका और पश्चिमी देश मिल गए, पश्चिमी देश किसी तरह के झांसे में ना रहें। ये पुतिन ने कहा, ये कोई गीदड़ भपकी नहीं है। बाइडेन क्या कह रहे हैं देखिए जरा। बाइडेन ने कहा न्यूक्लियर यानी परमाणु हमले पर पुतिन कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं पुतिन को, यानी बाइडेन कह रहे हैं मैं पुतिन को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। पुतिन से परमाणु हमले का जो खतरा है ये वास्तविक है, ये सही है। दुनिया आखिरी जंग के करीब पहुंच गई है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है बाइडेन का। वो कह रहे हैं दुनिया आखिरी जंग के करीब पहुंच गई है। आइए मैं आपको दिखाऊं कौन सी वो गोली है जिस पर यकीन है बाइडेन को। ये वो गोली है। बाइडेन को लग रहा है कि अगर परमाणु हमला होगा तो ये गोली खा लूंगा तो बच जाएंगे, इसलिए बाइडेन ने कैसे कितने की ये गोलियां मंगा ली हैं ये मैं आपको बताता हूं। आइए, ये गोलियों की खरीदारी की है। क्यों? क्योंकि परमाणु हमला कभी भी हो सकता है। न्यूक्लियर हमले से डरे हैं बाइडेन, खौफजदा हैं, खौफ में हैं। मूव कीजिए इसे। अमेरिका में हमले से बचने की तैयारी हो रही है। बाइडेन आयोडीन की गोलियां खरीद रहे हैं। आयोडीन की गोलियां 2400 करोड़ 2400 करोड़ की गोलियां आयोडीन की खरीद ली गई हैं न्यूक्लियर हमले से बचने के लिए। इतनी तादाद में पहली बार गोलियां खरीदी गई हैं और अमेरिकी हेल्थ डिपार्टमेंट ने इस खरीद की पुष्टि की है कि ये आयोडीन की गोलियां खरीदी हैं। ये गोलियां केमिकल हमले से बचाएगी, ये गोलियां बायोलॉजिकल अटैक से भी बचाएगी, ये गोलियां रेडियोलॉजिकल हमले से भी बचाएगी, उस पर भी प्रभावी है। गोली न्यूक्लियर हमले पर भी जान बचाएगी। युवा बुजुर्गों पर बहुत असरदार है ये आयोडीन की गोली। गोली बच्चों की भी जान बचा सकती है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि इस गोली को अकेले अमेरिका ने नहीं, 5 देश और हैं जिन्होंने खरीद लिया है। देखिए जरा कौन कौन से देश हैं। ये आप देख रहे हैं, अमेरिका न्यूक्लियर हमले से गोलियां खरीद ली है, ब्रिटेन ने खरीद ली है, फिनलैंड, पोलैंड, यूक्रेन, ये वो देश हैं जिन्हें सबसे ज्यादा डर है कि आखिर कभी भी न्यूक्लियर अटैक हो सकता है। तो देखिए किसने कितनी गोलियां खरीद ली है न्यूक्लियर हमले से बचने के लिए। देखिए जरा, सबसे पहले यूक्रेन देखिए, 55 लाख आयोडीन गोलियां यूक्रेन ने खरीदी हैं। और मूव कीजिए इसे, यूरोपीय यूनियन ने गोलियां भेजी हैं, ये ईयू ने, और 4 करोड़ 41 लाख आबादी है, 55 लाख गोलियां खरीदी जा चुकी हैं। पोलैंड में देखिए, पोलैंड में भी इन गोलियों की मांग बढ़ गई है। लोगों को आयोडीन गोली बांटी जा रही है, कभी भी हमला हो सकता है। 16 प्रांतों में डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बना दिए गए जहां वितरण किया जा रहा है। पोलैंड में 3.8 करोड़ की आबादी है। फिनलैंड देखिए, फिनलैंड भी, यहां भी आयोडीन की गोलियों की मांग बढ़ गई है। मार्च 2022 में 90,000 पैकेट यहां बिके हैं। सिर्फ एक हफ्ते में दवा की बिक्री हुई है। 55 लाख आबादी है फिनलैंड की। ब्रिटेन में दवा की भारी मांग हो रही है इस आयोडीन की गोली की। यह गोली है पोटेशियम आयोडाइड, खरीद रहे हैं लोग। गोली की 150 mg की डिमांड सबसे ज्यादा है ब्रिटेन में। मांग के चलते 100% महंगी हो गई है ये गोली। 6 करोड़ 72 लाख की आबादी है ब्रिटेन की। आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर अब आप सोच रहे होंगे कि परमाणु हमले से कोई दवा कैसे बचाएगी, कोई गोली कैसे बचाएगी परमाणु हमले से। तो आपको बताता हूं, देखिए गोली कितनी असरदार है और कैसे बचाएगी। विस्फोट में दरअसल रेडियो एक्टिव आयोडीन काम करता है और विस्फोट जब होता है तो रेडियो एक्टिव आयोडीन तैरने लगता है और इस आयोडीन का रासायनिक नाम है I-131। होता क्या है, इसे आप सूंघ भी नहीं सकते हैं, ना ही इसमें स्वाद होता है। इस रसायन को देखा भी नहीं जा सकता है, जो वातावरण में आ जाएगा, आप सांस लेंगे तो आपके अंदर चला जाएगा और परमाणु हमले पर यही आपकी जान लेता है।
तो गोली क्या करती है? सांस या स्किन के जरिए ये जो रेडियो एक्टिव है ये आपके शरीर में आ जाएगा। विस्फोट के संपर्क में आने पर कुछ घंटों में ही आपकी मौत हो जाएगी। ऐसे समय में क्या होता है, ये गोली काम आती है, आयोडीन की गोली। आयोडीन दवा I-131 से लोगों को ये बचाती है। दवा में दो केमिकल हैं, पोटेशियम और आयोडीन। इसे पोटेशियम आयोडाइड कहा जाता है और दवा 3 तरह से हमले की स्थिति में जान बचाती है। पहला क्या, दवा में नॉन रेडियो एक्टिव आयोडीन ज्यादा होता है और दवा खाने पर और आयोडीन शरीर में नहीं जाता है। ऐसे में विस्फोट से दूसरे रेडिएशन शरीर में नहीं आते। दूसरा क्या है, I-131 से थायराइड ग्लैंड में टिश्यूज बनते हैं। जो थायराइड ग्लैंड आपके गले में है, इसमें टिश्यूज बनते हैं इस गोली को खाने से। यह दवा इन टिश्यूज को खत्म कर देती है। और I-131 के शरीर में तीसरा क्या है, शरीर में आने पर ट्यूमर बनने लगते हैं। यह दवा ट्यूमर को खत्म करने का भी काम करती है, इसलिए यह दवा लोग ले रहे हैं। अब जरा डॉक्टर को सुनिए, डॉक्टर स्वाति महेश्वरी बता रही हैं कि कैसे परमाणु हमले से यह गोली बचा सकती है। सुनिए। जब भी परमाणु हमला होता है तब कई तरह के रेडिएशंस इस तरह के हमले से बाहर आते हैं। इसमें से एक जो रेडिएशन खासतौर से होता है उसे हम आयोडीन 131 बोलते हैं। ये खासतौर से जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है, यानी कि गले में जो ग्रंथि होती है, वहां पहुंच करके ये थायराइड का कैंसर करने की संभावनाएं रखता है। ये काफी ज्यादा विषैला तत्व होता है और इसी से सुरक्षा करने के लिए एक खास तरह की दवा होती है जिसे हम पोटेशियम आयोडाइड बोलते हैं। ये देखा गया है कि अगर पोटेशियम आयोडाइड की गोली 24 घंटे एक्सपोजर से पहले या 4 घंटे एक्सपोजर के बाद अगर ली जाए तो ये शरीर में पहुंच करके, क्योंकि ये नॉन रेडियो एक्टिव होता है, इस वजह से ये शरीर में जाकर के सैचुरेशन कर देता है। और ऐसे में अगर बाहर से जब परमाणु हमले से जो आयोडीन का रेडिएशन अंदर शरीर में जाता है, ये उसको थायराइड। तो आप डॉक्टर को सुन रहे थे, 2 बार ऐसा हो चुका है। एक बार न्यूक्लियर प्लांट यूक्रेन में लीक हुआ, तब उस दौरान इस दवा का इस्तेमाल किया गया। दोबारा जापान में जब परमाणु हमला हुआ अमेरिका के जरिए नागासाकी हिरोशिमा में, तब इस दवा का इस्तेमाल हुआ। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।